नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष श्रृंखला हमारे पद। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम बात करते हैं हमारे ही बीच मौजूद ऐसे जन नायकों की जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस समाज, इस देश, हमारे आपके जीवन को बेहतर बनाने में अपना असीम योगदान दिया है। और यही है हमारे पद। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे साहित्य और भाषा क्षेत्र की उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य, भाषा के साथ साथ संस्कृति के संरक्षण में ही समर्पित कर दिया। ये है हमारे पद। एक किताब ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही, यही तो रखी थी मैंने। ये रही किताब। ये है देश के जो भाषाविद हैं उन पर है ये किताब। और देश में देखें तो इतने सारे भाषाविद हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं पर बहुत काम किया है। और इन्हीं में से एक है जानू सिंह सोय। ये झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में जो हो समुदाय रहता है उसी से है ये। और इस समुदाय की भाषा है हो भाषा। और जानू सिंह सोय ने इस भाषा और अपने समुदाय की संस्कृति पर बहुत काम किया है। 40 साल जिंदगी के कम नहीं होते। जानू सिंह सोय ने अपनी जिंदगी के 40 साल समर्पित कर दिए हैं हो समुदाय के साथ साथ हिंदी भाषा की भी किताबें लिखी हैं उन्होंने, कविताएं तक लिखी हैं उन्होंने। और अपने संस्कृति और अपनी भाषा के संरक्षण के जो उनके प्रयास हैं, इन्हीं अथक प्रयासों के लिए उन्होंने हासिल किया है पद्मश्री का सम्मान। झारखंड का सिंहभूम जिला आदिवासी क्षेत्र है जहां रहने वाली हो जनजाति के हैं प्रोफेसर जानू सिंह सोय, जो जनजातीय भाषा विज्ञान के पंडित कहलाते हैं, जो आदिवासी भाषा हो के संरक्षण के लिए 40 सालों से प्रयासरत हैं। यद्यपि वे हिंदी के शिक्षक रहे, लेकिन अपनी जनजाति की मातृभाषा हो में तब रुचि हुई जब वे डॉक्टरेट कर रहे थे, जिसमें शोध का विषय था हो लोकगीत का साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन। और तब से ही हो भाषा से शुरू हुआ जुड़ाव निर्बाध जारी है। प्रोफेसर सोय हो जनजाति की संस्कृति, परंपराएं, त्योहारों और जीवन शैली पर 6 किताबें लिख चुके हैं। इनमें 4 कविता संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। लोकगीत तो जन जन में प्रचलित है, किसी के द्वारा ये लिखा हुआ गीत नहीं है। तो निश्चित रूप से मुझे गीतों को संकलित करने के लिए भ्रमण करना पड़ा, घूमना पड़ा, गांव-गांव जाकर, पर्व त्योहार जाकर मैंने उनको संकलित किया। जिस समय लोकगीत के संकलन के लिए निकल पड़े, उस समय मैंने ये अनुभव किया कि हो समुदाय में अभी तक ऐसी किताबें नहीं है जो आसानी से पढ़ी जा सके। हो समुदाय में अब तक किताबों की बहुत कमियां हैं। उन्हीं कमियों को पूर्ण करने के लिए मैंने अपनी कलम उठाई। मैं तो पढ़ता भी रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ, और अपनी मातृभाषा से बहुत दूर हट गए थे। एक तरह से मैंने वो समुदाय को जगाने का मंत्र फूंक दिया। ऐसे तो पद्मश्री प्राप्त करने का लक्ष्य तो नहीं रहा, सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह का सम्मान मिलेगा। प्रोफेसर सोय की पुस्तकें महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में 3 पाठ्य पुस्तकें और 2 कविता रचनाएं शामिल हैं। हालांकि उन्हें हो भाषा को पीजी पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए लंबा संघर्ष भी करना पड़ा। अब प्रोफेसर सोय युवाओं को भी हो भाषा के उपयोग के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। प्रोफेसर जानू सिंह सोय झारखंड के जनजातीय समुदाय की मातृभाषा हो के लिए इन्होंने अत्यंत अतुलनीय प्रयास किया है। वो भाषा के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही भाषा और लिपि को सुरक्षित करने का इनका प्रयास अतुलनीय है। प्रोफेसर जानू सिंह सोय ने अपनी साहित्यिक कृतियों में भी हो समुदाय की संस्कृति, परंपरा, पर्व, त्योहार, लोकगीतों को उपस्थापित किया है। साथ ही इन्होंने वो भाषा को पीजी पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया, जो
अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मैं प्रोफेसर जानूम सिंह सोई को पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। झारखंड में ये भाषा हो जनजाति के बीच बोली जाती है, जो मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में निवास करती है, जिसे कोल्हान के नाम से भी जाना जाता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार हो जनजाति की जनसंख्या लगभग 16.5 लाख है। अपनी मातृभाषा के विकास के प्रति समर्पित जनजातीय भाषा हो के संरक्षक प्रोफेसर जानम सिंह सोय को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। हमारे देश की जनजातीय संस्कृति बहुत समृद्ध है। इनकी भाषाओं की बात करें, इनकी संस्कृति को संरक्षित करने की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। इनके बारे में वैसे देखा जाए तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लें कम है। आपको लगता है कुछ और जानकारी तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये जनजातियां वक्त के साथ विलुप्त हो जाती हैं। जब ये विलुप्त होती हैं तो इनकी भाषा, इनकी संस्कृति भी कहीं गुम हो जाती है। लेकिन मौजूदा दौर में जो जनजाति हमारे बीच उपस्थित हैं वो मौजूद रहे, उनकी संस्कृति विलुप्त ना हो जाए, उनकी भाषा बनी रहे, इसके लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जिनमें से एक है प्रोफेसर बी रामकृष्णा रेड्डी, जो जनजातीय भाषाओं और अन्य भाषाओं के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं, जिन्होंने इनकी भाषाओं को लेकर डिक्शनरीज तक तैयार की हैं और किताबें लिखी हैं। इनके और अन्य भाषाओं के बीच के संबंधों को लेकर अथक प्रयास किया है इन्होंने, और इसीलिए हासिल किया है पद्मश्री का सम्मान। हमारे अस्तित्व की, संस्कृति की परिचायक होती है मातृभाषा, जिसकी महत्ता हर व्यक्ति के लिए समान होती है। जानी मानी भाषाओं पर तो काम होता है, लेकिन जनजातीय और कम ज्ञात भाषाओं पर कार्य करने की हिम्मत दिखाई जाने माने भाषाविद डॉक्टर बी रामकृष्ण रेड्डी ने। ऐसे समय में जब क्षेत्रीय भाषा विज्ञान में भाषाई अध्ययन का केंद्र बिंदु कहीं खो रहा है, डॉक्टर रेड्डी आदिवासी भाषाओं और कम ज्ञात द्रविड़ भाषाओं जैसे कुवी, मांडा, कुई के अध्ययन में 40 वर्षों से अधिक समय से प्रयासरत हैं। इन भाषाओं के लिए मांडा अंग्रेजी और कुवी उड़िया अंग्रेजी शब्दकोश बनाकर इन भाषाओं और अन्य भाषाओं के बीच सेतु बनाने का भी अनुपम कार्य किया। I hail from a very ordinary family. मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूं, लेकिन मेरी शिक्षा के कारण मुझे अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मान मिला, जिससे मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लेता था और अपने विचारों के साथ सवाल जवाब करता था। यह सब मेरे लिए सीखने का अच्छा अनुभव था। मुझे आदिवासी समुदाय के लिए कुछ करने में दिलचस्पी थी, क्योंकि उनके पास लगभग 200 भाषाएं हैं, लेकिन केवल 50 भाषाओं को ही लोगों द्वारा मान्यता दी गई है। लेकिन अब उनकी और भारतीय भाषाओं के लिए एक केंद्र है। मेरा इरादा और मेरा लक्ष्य अनपढ़ समुदाय को भी उनकी भाषा, साहित्य की क्षमताओं को बताने का था। द्रविडियन यूनिवर्सिटी कुप्पम के संस्थापक रजिस्ट्रार रह चुके डॉक्टर रेड्डी तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल, कन्नड़ा सहित कई द्रविड़ जनजातीय भाषाएं भी बोलते हैं। यूनेस्को द्वारा विलुप्त प्राय घोषित कुवी और मांडा भाषा पर कई फील्ड स्टडी भी की हैं। कुवी बोलने वालों के साथ काम के आधार पर कुवी फोनेटिक रीडर और कुवी लोक साहित्य संभव हुआ। इन जनजातीय भाषाओं से प्राप्त डेटा की डॉक्टर रेड्डी की व्याख्या ने कई लोगों को इस पर काम करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर रेड्डी ने इरुला और गदाबा जनजातियों पर शोध किया। द्रविड़ भाषा में आदिवासी और गौण द्रविड़ भाषाओं, शब्द संरचना, लोक और जनजातीय विधा पर 5 पुस्तकों के सहलेखक भी रहे। प्रोफेसर बी रामकृष्ण रेड्डी कुवी, मांडा और कुई सदृश जनजातीय भाषा तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए किया गया इनका प्रयास अतुलनीय, प्रशंसनीय और सराहनीय है। इन्होंने जनजातीय भाषाओं को अन्य भाषाओं के साथ जोड़ने के लिए जो एक सेतु बनाने का प्रयास किया, वह इनका एक स्थायी प्रयास है। इनका पद्म पुरस्कार से सम्मानित होना, जनजातीय समुदाय का सम्मानित होना है,
जनजातीय समुदाय को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना है। इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जनजातीय भाषाओं के रक्षक डॉक्टर बी रामकृष्ण रेड्डी को पद्म पुरस्कार की हार्दिक बधाई। किसी ने सही कहा है, पुस्तकें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। कितना कुछ जानने समझने को मिलता है इन पुस्तकों के माध्यम से। मैं इस समय पढ़ रही हूँ रानी माचैया के बारे में। कर्नाटक की है ये, और कर्नाटक का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है कुर्ग, वहाँ की है ये, जहाँ पर रहता है कोडवा समुदाय। कोडवा समुदाय की नृत्य शैली है पारंपरिक नृत्य शैली उम्मा ताट। इस नृत्य शैली को ही रानी माचैया हजारों बच्चों को सिखा चुकी हैं ताकि ये नृत्य शैली संरक्षित रहे। लेकिन यही नहीं रुकी वो, बल्कि कोडवा समुदाय की संस्कृति और उनकी भाषा जिसे कोई लिपि नहीं है उस पर भी काम कर रही हैं। रानी माचैया यूं ही नहीं कहलाती, उम्मा ताट की रानी। उम्मताट की रानी के नाम से मशहूर 80 वर्ष की रानी माचैया का संपूर्ण जीवन अपनी लोक कला के प्रति असीम प्रेम से परिपूर्ण रहा है। कर्नाटक के कोडगु जिले की रानी माचैया पिछले 60 वर्षों से उम्मताट लोक नृत्य कर रही हैं। उन्होंने 10,000 से अधिक बच्चों को ये लोक नृत्य सिखाकर कोडवा संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। रानी माचैया ने 1980 के दशक में मडिकेरी में उम्मताट देखा और इस लोक नृत्य को अपनी शैली में अपना लिया। 18 साल की उम्र से उम्मताट सीखना और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके विकास के लिए बाकायदा एक समूह बनाया। इसे प्रसिद्धि दिलाने के लिए बिना किसी की मदद के काम करना शुरू कर दिया। कावेरी कला वृंदा की स्थापना की और कर्नाटक के विभिन्न शहरों के अलावा अन्य राज्यों में और विभिन्न मंचों पर फेस्टिवल्स में प्रस्तुति देना आरंभ कर दिया। मದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ मैं सिद्धपुरा के कंदर टांडा परिवार से हूँ। मेरा जन्म 1943 अप्रैल 4 को हुआ था, जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब मेरे पिता का निधन हो गया और बाद में मेरी माँ की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुझे बचपन से ही सांस्कृतिक गतिविधियों में दिलचस्पी थी। जब मेरी शादी हुई तब मुझे इस नृत्य के महत्व का एहसास हुआ। तब मैंने एक समूह को देखा था। फिर मैंने इन लड़कियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का फैसला किया। मैंने उनके माता पिता से अनुरोध किया कि वे लड़कियों को ये सीखने दें और वे आश्वस्त हो गए। लेकिन शुरू में 5 साल तक मैं कुछ खास नहीं कर पाई थी। बाद में विभिन्न संगठनों से मुझे मदद मिलने लगी और मैं इन लड़कियों को अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लेकर गई। नागपुर और तंजावुर के समूहों ने हमारी खूब मदद की और इससे हमें प्रोत्साहन भी मिला। ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೇನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು 10,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ಬೋದು। रानी माचैया कोडवा संस्कृति के विभिन्न आयाम पर भी काम कर रही हैं। कर्नाटक कोडवा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कोडवा भाषा, साहित्य, लोक कथाओं और कला को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए। कोडवा संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए युवाओं से कोडवा संस्कृति को सीखने और उसका अभ्यास करने का आह्वान किया। अब वे लड़कों को भी उम्मताट सिखाना शुरू कर रही हैं। जहाँ शास्त्रीय नृत्य अपनी संस्कृति की धरोहर माने जाते हैं, वहीं लोक जनजाति नृत्य कला और संस्कृति को संजोए हुए हैं। उसमें एक प्रमुख नाम है रानी माचैया। अपनी जनजाति लोक नृत्य को, अपने धरोहर को किस तरीके से वो संभाले हुए हैं, प्रचार कर रही हैं, कई दशकों से लगी हुई हैं, बच्चों को सिखा रही हैं और इसमें अपनी भाषा का भी वो एक तरीके से लोगों के बीच में उतना प्रोत्साहन दे रही हैं जितना मिलना चाहिए। उनको इस बार जो पद्मश्री से सम्मानित किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कोडगु का उल्लेख 2वीं ईस्वी के तमिल साहित्य में और 12वीं शताब्दी के गंगा, चोल और होयसला शिलालेखों में भी मिलता है। कोडवा सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही प्रसारित किया गया। पहली बार 1924 में ही
नादिकेरियंदा चिनप्पा ने कोडवा परंपराओं और लोकगीतों को पटोले पालमे पुस्तक में संकलित किया, जिसे मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा एक समुदाय के लोकगीतों के शुरुआती व्यापक संग्रह के रूप में सराहा गया था। रानी माचैया द्वारा संरक्षित उम्मताट लोक नृत्य कोडवा संस्कृति का अहम हिस्सा है। उम्मताट के अलावा कोडवा समुदाय के लोग एकत्रित होकर बोलकाट, कतियाट और कोलट जैसे अन्य लोक नृत्य भी करते हैं। उम्मताट की रानी माचैया को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। साहित्य और भाषा ज्ञान से जुड़ी और हस्तियों के बारे में बातचीत कार्यक्रम में आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहें हमारे पर। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांग करी, तामे दोना समाही। हर भाषा कितनी खूबसूरत होती है ना, लेकिन मातृभाषा की बात ही कुछ और है। मातृभाषा जो हमारे संस्कृति की संवाहक होती है, हमारे व्यक्तित्व की पहचान गढ़ती है, ये मातृभाषा।
लेकिन इस मातृभाषा में अगर लिपि ही ना हो या वर्णमाला ही ना हो तो हैरानी होती है ना कि वाकई ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के टोटोपाड़ा के समुदाय टोटो की भाषा है टोटो, लेकिन इस भाषा में हस्तलिपि ही नहीं थी, वर्णमाला तक नहीं थी। तब इस समुदाय के धनीराम टोटो ने सोचा कि ऐसा क्यों। उन्होंने इसकी हस्तलिपि तैयार की, वर्णमाला तैयार की, यही नहीं बल्कि इसमें नॉवेल्स भी लिख डाले और अपने इन प्रयासों के जरिए वो अपनी संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं और इसीलिए तो पा रहे हैं पद्मश्री का सम्मान। भारत भूटान सीमा पर प्रकृति की गोद में बसा गांव जलपाईगुड़ी का टोटोपाड़ा, जहां रहती है टोटो जनजाति। अब तक इनकी भाषा डेंगका की कोई लिपि नहीं थी। टोटो भाषा में केवल मौखिक लोक कथा और गान हैं। साल 2009 में यूनेस्को ने इस भाषा को संकटग्रस्त घोषित कर दिया। इस समुदाय के धनीराम ने टोटो संस्कृति और इसके इतिहास को बचाने की ठानी। 2005 से धनीराम ने डेंगका की लिपि पर काम करना शुरू किया। धनीराम ने एक नई वर्णमाला और व्याकरण की रचना की। इस वर्णमाला का प्रयोग कर 2 पुस्तकें लिखी, धनुआ टोटो की कोटमाला और द्विमेरा थित्रे। वे डेंगका भाषा में उपन्यास लिखने वाले पहले लेखक हैं। टोटो के सभी लोगों को प्रणाम। मुझे केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि टोटो की नई पीढ़ी के बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। टोटो समुदाय की कई चीजें विलुप्त हो रही हैं। मैं उन्हें इकट्ठा करना चाहता हूं और एक संग्रहालय बनाना चाहता हूं। मैंने बांस की टोपी पहन रखी है, ये अब उपलब्ध नहीं है। लड़कियों के कपड़े, जिन्हें हमारे यहाँ गप्पू कहा जाता है, लड़कियों द्वारा हाथ से बनाए जाते थे। अब वे बाजार से खरीदे हुए कपड़े पहनती हैं। अब उन्हें कोई नहीं बना सकता। धनीराम अपने समुदाय के ऐसे तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने माध्यमिक तक की शिक्षा ग्रहण की। घोर अभाव के बीच उन्होंने शिक्षा हासिल की और शिक्षा का महत्व समझते हुए अब टोटोपाड़ा के बच्चों के लिए अपने खर्च पर शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। मातृभाषा से एक व्यक्ति की पहचान होती है। इसे समझते हुए इसके संरक्षण के लिए धनीराम ने सॉफ्टवेयर टूल के रूप में टोटो के लिए एक यूनिकोड फॉन्ट बनाया, 2 शब्दकोश लिखे। टोटो भाषा से अन्य जन को जोड़ने के लिए कार्यशाला और सेमिनार भी आयोजित करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में पद्म पुरस्कारों के लिए बहुत अनुसंधान और ध्यान से चयन होता है, जिसके अंतर्गत टोटो भाषा के लिए श्री धनीराम को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टोटो जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में धनीराम जी ने बहुत परिश्रम किया है। उन्होंने उसकी व्याकरण और लिपि को बचाने के लिए लेख लिखे हैं, 2 उपन्यास लिखे हैं, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतना काम किया और वो आगे भी करते रहेंगे। धनीराम की चिंता है कि तरक्की की दौड़ में कहीं उनकी जनजाति अपनी भाषा और संस्कृति को भूल न जाए। अपनी जनजाति के कुछ युवाओं के साथ बुजुर्ग धनीराम टोटो आज अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने में लगे हुए हैं। टोटो भाषा के संरक्षक धनीराम टोटो को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है और 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिनमें से एक है उड़िया भाषा। और एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपनी जिंदगी के 54 वर्ष उड़िया साहित्य के व्याकरण, इसकी संस्कृति को ही समर्पित कर दिए। 37 किताबें लिखी हैं इन्होंने। यही नहीं बल्कि उड़िया भाषा का पूरा साहित्य, उसका दस्तावेजीकरण किया कि कैसे वक्त के साथ इसका विकास हुआ। और ये साहित्यकार उड़िया भाषा के लेखक, स्तंभकार हैं, जिन्होंने ये माना है कि साहित्य का ज्ञान तो आपको है, लेकिन भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। और ये हैं पंडित अंतर्यामी मिश्रा, जिन्हें पद्मश्री का सम्मान मिला है। संवाद का माध्यम है भाषा।
जो समुदायों को संस्कृति और साहित्य को जोड़ती है। उड़िया भाषा को तन मन धन से समर्पित जीवन जीने वाले ओडिशा के ढेंकनाल के प्रख्यात उड़िया साहित्यकार आचार्य अंतर्यामी मिश्रा 55 साल से उड़िया भाषा और उड़िया संस्कृति के विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। आचार्य मिश्रा ने अब तक 37 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उड़िया भाषा के इतिहास और संस्कृति को साहित्यिक कार्यों के माध्यम से चित्रित किया है। आचार्य अंतर्यामी मिश्रा की पुस्तक उड़िया एक शास्त्रीय भाषा 2013 में रिलीज की गई। ये पुस्तक एक ऐतिहासिक अध्ययन है जिसमें उड़िया भाषा के विकास का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया गया है। 2014 में उड़िया भाषा को केंद्र द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया था। Previously, in my high school career, I was writing. हाई स्कूल में मैं मीना बाजार पत्रिका में लिखता था। जब मैंने 1967 में कॉलेज में प्रवेश किया तब मैंने अन्य पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। पिछले 54 वर्षों में से मैं कई पत्रिकाओं के लिए लिख रहा हूँ। मेरा इरादा उड़िया भाषा की पहचान बनाना है। मैंने उड़िया भाषा में शोध किया है। उड़िया भाषा एक प्राचीन और मधुर भाषा है। मैंने 30 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पाठक सब कुछ है। मेरे पाठकों की वजह से मेरे पास सब कुछ है। मैं अपने पाठकों का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अधिक से अधिक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं चल नहीं सकता। मैं हमेशा चलने के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता हूँ। यह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। मैंने केवल अध्ययन और लेखन किया है। मैंने पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ नहीं किया है। मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए। किताबें मेरी दोस्त हैं। जब भी मुझे समय मिलता है मैं केवल किताबें पढ़ता हूँ। जब समय पाएगा वही किताब पढ़ेगा और लिखेगा। अपने जीवन के 5 दशक उड़िया भाषा और जगन्नाथ संस्कृति पर शोध और लेखन के लिए समर्पित करने के बाद भी मिश्रा जी दोनों को बढ़ावा देने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं। उड़िया भाषा के प्रति योगदान के लिए राष्ट्रपति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर चुके हैं और पद्मश्री से सम्मानित होने वाले वे एकमात्र उड़िया विद्वान और भाषाविद हैं। हमारी मातृभाषा हमारी पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति के सोच और सपने मातृभाषा में ही होती है। पंडित अंतर्यामी मिश्रा जी उड़िया भाषा और श्री जगन्नाथ संस्कृति के ऊपर बेहद गहरा और बहुत अच्छा काम किए हैं। उड़िया भाषा को शास्त्रीयता की मान्यता प्राप्ति के बेहतर श्रेय पंडित जी को ही जाता है। पंडित मिश्रा जी उड़िया साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रचना के साथ साथ 37 किताबें लिखे हैं। मिश्रा जी को पद्मश्री प्राप्ति के अवसर पर हम सबकी तरफ से बहुत ढेर सारे बधाइयां। उड़िया साहित्यकार आचार्य अंतर्यामी मिश्रा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। हमारे पद्म, जिनकी तपस्या, जिनके समर्पण, जिनके प्रयास, जिनके कार्यों से हम आज एक बेहतर दुनिया देख पा रहे हैं। इसीलिए इस श्रृंखला के जरिए हम सलाम कर रहे हैं इन सबको। ये हैं हमारे पद्म। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे हमारे पद्म की अगली कड़ी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।